कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पार्ट 4 में हार्दिक स्वागत है। क्या आप कभी देखे हैं कि किसी भी रासायनिक पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो वो अपना रंग ही बदल लेते हैं, बिल्कुल गिरगिट की तरह। और जब उसको गर्म करेंगे तो ब्राउन भूरा कलर का धुआं निकलता है। तो क्या गिरगिट वाला चीज रासायनिक अभिक्रिया में भी आ गई। और तो और जब हम पानी में बिजली पास कराएंगे तो भैया पानी की तो बैंड ही बज जाती है, यानी कि पानी भी टूट जाता है। वो भी कैसे? 2:1 के अनुपात में। 2:1 के अनुपात में ऐसी ऐसी चीज होती है। तो आप आज तैयार हो जाइए ये जानने के लिए, सीखने के लिए और जोड़ने के लिए कैसे आपकी प्रयोगशाला की दृश्य आपके रोजमर्रा के जिंदगी से जुड़ते हैं। ये सारे चीज हम लोग आज पढ़ेंगे और बहुत ही धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन आज का अध्याय शुरू करने से पहले जिंदगी से के लिए महत्वपूर्ण लेसन्स जो आज का है, एवरी नेक्स्ट लेवल ऑफ योर लाइफ विल डिमांड ए डिफरेंट वर्जन ऑफ यू। ये बोले हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो। जीवन का हर अगला स्तर आपसे आपका नया रूप मांगता है। मतलब ऐसे समझिए कि शैक्षणिक प्रगति कभी भी आराम का रास्ता नहीं होता। ये तो एक निरंतर प्रयास, अनुशासित अभ्यास और सेल्फ अपग्रेडेशन यानी कि आत्म उन्नयन का रास्ता है। यानी कि विकास हमेशा, किसी भी तरह का विकास हो, वो हमेशा त्याग मांगता है। सबसे पहले आपकी वो बहाने छूटती है, नहीं, सबसे पहले आपका आराम छूटता है, फिर आपके बहाने छूटते हैं, फिर आपकी वो फालतू सी कुछ गंदी सी आदतें छूटती है, तभी आप प्रगति के मार्ग पे चढ़ते हो, आगे बढ़ते हो। विद्यार्थी जो है क्लास में जो पढ़ते हैं वो सोचते हैं कि हम वो अपने पुरानी ही आदतों को रखते हैं, और नए क्लास में जब जाते हैं तो सोचते हैं हमारी प्रगति क्यों नहीं होती, हमें मार्क्स क्यों नहीं आते। जब आप उसी पुराने हैबिट्स को, आदतों को रखोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। यानी कि कभी भी किसी भी शैक्षणिक प्रगति जो होती है ना, वो हमेशा आपको परिवर्तन मांगता है। आप जैसे जैसे आगे, चाहे वो आपका क्लास आगे बढ़ो या फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो या फिर कोई भी मतलब परीक्षा हो जो आप कंपटीशन देने वाले हो, उसमें ये सारी चीज़ों में आपको एक परिपक्वता, एक जिम्मेदारी का मांग करता है। आप एक जिम्मेदार बनो, एक परिपक्व इंसान बनो, इस चीज़ के मांग करता है। तो आप अपने आप को जब बदलोगे, अपना बेहतर वर्जन यानी कि अपने आप को और अच्छा बनाओगे, तो ये अपने आप से विश्वासघात नहीं बल्कि अपने लिए एक प्रगति का रास्ता सशक्त करना होता है। आप सोचो कि आपकी पुरानी आदतें अगर आपके साथ रहेगी, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना, मस्ती करना या फिर गेम्स खेलना या फिर दिन भर मोबाइल में लगे रहना, ये सारी जो आदतें, ये सब अगर आप नहीं छोड़ोगे तो कभी भी आप उस ऊंचाइयों तक पहुंच ही नहीं पाओगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। जो विद्यार्थी इस चीज को समझ जाते हैं वो ये चीज समझ जाते हैं कि कभी भी अनुशासन जो है वो एक हथकड़ी नहीं होती, वो आपके प्रगति का एक रास्ता होता है जिसके थ्रू आप उस प्रगति को पा सकते हो। शैक्षणिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इंटेलिजेंस काफी नहीं होता, सिर्फ बुद्धिमत्ता काफी नहीं होती आगे बढ़ने के लिए। ये तो डिपेंड करता है आपकी सेल्फ एडेप्टेबिलिटी पे कि आप कितना जल्दी किसी भी चीज में ढल जाते हो, अपने आप को ढाल लेते हो। अगर जो विद्यार्थी अपनी सोच को आगे बढ़ाते हैं, अपनी आदतों, पुरानी आदतों को छोड़कर नए आदतों को अडॉप्ट करते हैं, और तो और जो भी चीज, जैसे कि कोई भी असुविधा को अवसर मानकर उसको स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो वो विद्यार्थी हमेशा उस ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं जो नॉर्मल विद्यार्थी सिर्फ सोचते रहते हैं। तो ये चीजें सिर्फ आपको आपके पढ़ाई में ही नहीं बल्कि आपके आने वाले जिंदगी में भी काम देगी कि अपने आप को जितना अपग्रेड रखोगे, अपने आप को जितना हर चीज के लिए प्रिपेयर रखोगे, सीखने की क्षमता जितना बढ़ाओगे, अपने आप को बदलने की क्षमता जितना जनरेट करोगे, उससे आप हमेशा आगे रहोगे, हर चीज पाओगे जो चीज आप चाहोगे। इसी बात पे मैं कृष्णा और आप मुझे देख सकते हैं कॉन्सेप्ट क्विज पे
तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, आज की कक्षा शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रियाएं, जिसको हम अपघटन भी बोलते हैं और इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे कि इसमें क्या क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, कक्षा शुरू करने से प्रीवियस क्लास में यानी कि पिछली कक्षा में आपको जो क्वेश्चन दिए थे उसका ये आंसर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, होप कि आप लोग अपने से कोशिश किए होंगे, लेकिन अगर नहीं भी कोशिश किए हैं तो ये अच्छे से समझ लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, श्वेतीकरण के बाद दीवारें चमकदार क्यों दिखाई देती है? ये बहुत बार बता चुके हैं क्यों दिखाई देती है। पहला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण। नो भाई, ये तो हम दीवारों पे लगाते ही हैं, इसकी वजह से कैसे चमक आएगी? ये तो जब लगाते हैं तभी चमक नहीं आती है, ये धीरे धीरे करके सूखता है, सूखने के बाद चमक आती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जल की उपस्थिति के कारण नहीं, जल की उपस्थिति के कारण चमक कैसे आएगी? जल तो शुरू से ही उपस्थित रहता है, लेकिन चमक कैसे आती है? 2-3 दिन बाद हमको दिखाई देती है। तो जल की वजह से चमक आता तो वो शुरू से ही दिखनी चाहिए थी, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा है, कैल्शियम कार्बोनेट की चिकनी परत बनने के कारण, जो कि सही आंसर है। ठीक है, इसी की वजह से होती है कैल्शियम कार्बोनेट की चिकनी परत बनने के कारण। ठीक है, उष्मा के कारण नहीं। कैसे? जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाते हैं दीवारों पे, जब ये चूना हम लोग लगाते हैं, पुताई करते हैं, श्वेतीकरण पुताई करते हैं, तो वो सूखने में वो धीरे धीरे सूखती है और ये सूखने में 2-3 दिन लगता है। और इसके बीच में जो अभिक्रिया होती है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट करता है, किससे अभिक्रिया करता है? हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से। और जब ये हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि चिकनी परत बनने के कारण ये जो बनती है, ये चिकनी परत बनती है, चिकनी जैसी है, मार्बल जैसी, संगमरमर जैसी, इसीलिए दिखती है। इसी की जो परत बनती है, जिसकी वजह से हमारी दीवारें बहुत ही चमकदार दिखती है और आपको लगता है जैसे संगमरमर वाला दीवार लगा हुआ है। ठीक है, तो यही वजह है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था, और इसका रिएक्शन देख लीजिए, मतलब इसका समीकरण देख लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस फॉर्म में होता है, वो किससे रिएक्ट करता है? हमारे आसपास जो हवा है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उससे अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस फॉर्म में होता है, जो कि चिकनी परत बनती है। ठीक है, और क्या बनाता है? वाटर मतलब जल निकालता है। ठीक है, तो इसी की वजह से हमारी दीवारें एकदम चमकदार दिखती है। ओके, चले नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है? अभी पिछले क्लास में बताए थे ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जिसमें अभिक्रिया के दौरान जब अभिक्रिया हो जाती है, पुराने बंध टूट के नए बंध बनते हैं, तो बहुत ज्यादा ऊष्मा जनरेट होती है, ऊर्जा जनरेट होती है। किस फॉर्म में? ऊष्मा के फॉर्म में। तो उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो वही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। अब एक एक करके देखते हैं। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, जो अभी यहाँ बना। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जब ये अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया होता है, तो क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऊष्माक्षेपी नहीं है। बोलो क्यों? भाई, कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे ही नहीं टूटेगा, इसको तोड़ने के लिए हमको ऊपर से देना पड़ता है ऊर्जा हमको देना पड़ता है, लेता नहीं है ये, इसको ऊष्मा यानी कि ये छोड़ता नहीं है, इसको तोड़ने के लिए ही हमको ऊर्जा देना पड़ता है। तो ये ऊष्माक्षेपी हो ही नहीं सकती, ये ऊष्मा शोषी होगी, मतलब ऊष्मा ये खींच रहा है, तो ये ऊष्माक्षेपी नहीं होगा। ठीक है, ये ऊष्मा लेता है तब जाकर के ये 2 पार्ट में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड भी टूटने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। किस फॉर्म में? सनलाइट की फॉर्म में, यानी कि धूप की गर्मी चाहिए इसको टूटने के लिए, तो ये भी तो ऊर्जा ले रहा है, छोड़ नहीं रहा, तो ये भी ऊष्माक्षेपी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसको सूरज की धूप मिलेगी, इसको धूप मिलेगी तब जाकर के ये टूटेगा सिल्वर और क्लोरीन गैस में, तो ये ऊष्माक्षेपी कैसे हो गया? ये नहीं हुआ। यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शंस हुआ, एक्सोथर्मिक नहीं। एक्सोथर्मिक को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी और इंडोथर्मिक बोलते हैं ऊष्मा शोषी, तो ये दोनों ऊष्मा शोषी है। अब तीसरा देखो,
कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ यानी कि जल के साथ प्रक्रिया होगी, इसका रिएक्शंस होगा यानी कि अभिक्रिया होगी, तब ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक्चुअली में है ऊष्माक्षेपी, क्योंकि जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये बहुत सारा हीट जनरेट करता है, बहुत सारा ऊर्जा निकालता है, यानी कि ऊष्मा निकालता है, बहुत सारा ऊर्जा निकालता है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये होगा आपका, क्या होगा, ये होगा आपका ऊष्माक्षेपी, यानी कि जब ये आपस में अभिक्रिया किए तो ये बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बहुत सारा ऊर्जा को जनरेट किया जो ऊष्मा के फॉर्म में निकली, इसीलिए हम इसको बोले ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। फिर चौथा क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ये भी ऊष्माक्षेपी नहीं है। अमोनियम क्लोराइड को भी तोड़ने के लिए हमको ऊपर से ऊर्जा देना पड़ता है, तब जाकर के ये टूटता है, तो ये भी ऊष्माक्षेपी नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या है, सी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम बोले, जब पानी उसमें मिलाते हैं बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है, पात्र गर्म हो जाता है, इसीलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्लियर है। अब तीसरा प्रश्न था, श्वेतीकरण की प्रक्रिया में वायु की भूमिका स्पष्ट करें। अभी पहले ही बताए, पहला क्वेश्चन में भी इसका आंसर दिए, तो इसमें वायु की क्या भूमिका है भैया। दीवार पे जब हम सफेदी लगाते हैं, जैसे ये लगा रहा है, लगाने के बाद वो गीली रहती है, उसको सूखने में टाइम लगता है, 2-3 दिन लगता है, और ये सूखने के दौरान में जो वायु जो उसके आसपास मौजूद होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो उस गैस के साथ ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि चमकीली दिखती है, यानी कि ठोस पदार्थ होती है, पतली सी परत होती है, ठोस होती है और वो चमकीली दिखती है। तो और क्या निकालता है, वाटर निकालता है। तो इसी की वजह से आपकी दीवारें चमकदार होती है, प्लस मजबूत भी होती है, ये सफेद परत जो बनता है। और ये कैसे बनता है, वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे रिएक्ट करके बनता है, उससे अभिक्रियाएं करके बनता है। तो यही वायु की अभिक्रिया, ये वायु की भूमिका है जो श्वेतीकरण में अपना काम करती है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। तो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, संयोजन में क्या होता था, पहले आप याद करो कि वहां पे क्या होता था, दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक पदार्थ बनाते थे। और वियोजन में क्या हो रहा है भाई, एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ में परिवर्तित हो जा रहे हैं। तो ये हुआ वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, जहां पे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये किसका उल्टा हुआ, संयोजन अभिक्रिया का। वहां पे एक पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे थे, यहाँ पे एक पदार्थ टूट करके एक से अधिक पदार्थ बना रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उसका उल्टा है। ठीक है, यह प्रक्रिया प्रायः ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की सहायता से होती है। मतलब इसमें या तो ऊष्मा लगती है, या तो प्रकाश लगता है, या तो विद्युत लगती है। जब ऊष्मा लगी तो उसको उसमें ये अपघटन बोलेंगे, और जब प्रकाश लगी तो उसको ये प्रकाश वाला अपघटन बोलेंगे, और जब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत लगी तो विद्युत अपघटन बोलेंगे, यानी कि विद्युत वियोजन बोलेंगे। ठीक है, तो सरल शब्दों में समझे तो एक अभिकारक अनेक उत्पाद, मतलब एक अभिकारक और अनेक उत्पाद, इसीलिए उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन, यानी कि वियोजन, यानी कि एक चीज मतलब जटिल चीज टूटकर सरल पदार्थ में बन गई, मल्टीपल मतलब बहुत सारे सरल पदार्थ में टूटकर बन गई, इसीलिए हम इसको बोले वियोजन, मतलब टूट गया। ठीक है, मुख्य विशेषता, एक ही पदार्थ टूटकर कई पदार्थें बनाता है। रासायनिक बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। इसमें क्या होता है, रासायनिक बंध टूटे, किसी में भी रासायनिक बंध टूट करके नए बंध बनते हैं, तभी तो उसका समझ में आता है कि भैया रासायनिक प्रक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है,
यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। जैसा अभी आपको बताया कि यह अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया के जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि वहां पे एक या एक से अधिक आपस में मिलकर जब रिएक्शंस करते हैं, मतलब अभिक्रिया करते हैं, तो कोई एक पदार्थ बनता है। और यहाँ पे जस्ट उल्टा है, एक पदार्थ टूटकर एक या अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है। अब इसको हम लोग क्रियाकलाप से समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। आपके बुक में है क्रियाकलाप 1.5, जहां पे रंग परिवर्तन का जादू आपको देखने को मिलेगा। बोले थे आपको कि इसमें अभिक्रियाएं यानी कि पदार्थ रंग बदल देते हैं जब हम उसको गर्म करते हैं, बिल्कुल गिरगिट की तरह। तो वही हम लोग देखेंगे कि कैसे उसका वियोजन होता है। तो इसमें क्या करना है, आपको एक सूखी उबाल नली लेनी है, टेस्ट ट्यूब लेना है भाई। अब उसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट, ये वाला क्रिस्टल लेना है। जब आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल इस टेस्ट ट्यूब में, यानी कि उबाल नली आपकी सूखी होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, उसमें पानी का कोई भी कतरा या कण नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें जब आप फेरस सल्फेट 2 ग्राम लिए, तो डालने से पहले उसका कलर ध्यान में रखना कि वो किस कलर का है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक क्रियाकलाप करने जा रहे हो, तो हर चीज अगर अच्छे से ध्यान से नहीं देखोगे तो आप कैसे समझोगे कि क्या बदलाव हुआ। इसीलिए आपको जब कोई भी चीज ले रहे हो तो उसका कलर, उसकी मात्रा, उसका सब चीज आपको ध्यान में रखना है। तो भाई जब हम इसको लिए तो आप इसका कलर, प्रारंभिक कलर पे ध्यान दें। ठीक है, अब इसको धीरे धीरे गर्म करना है। ठीक है, आप इसको गर्म करोगे, जब आप इसका शुरू में इसका कलर देखोगे तो उसका हरा कलर होता है। ठीक है, हरा कलर इसका क्यों होता है, इसका जब आप शुरू में प्रारंभिक, आपको पहले ये प्रोसेस बता देते फिर डिटेल बताएंगे। फिर इसको आपको धीरे धीरे करके गर्म करना है, और गर्म करने के बाद इसको अपनी साइड रख के गर्म नहीं करना भाई, दूसरे साइड, उसका जो इसका मुंह होता है ना, वो दूसरे साइड करना और अपना फेस अलग रखना। ठीक है, तब गर्म करना, और उससे जो गैस निकलेगी ना, उसको आप ऐसे ऐसे करके सूंघना, तब आपको उसका गंध भी पता चलेगा। ठीक है, और गर्म करने के बाद क्रिस्टल के रंग में परिवर्तन को भी ध्यान देना। ये सारे चीज आपको देखने हैं। तो आप देखो, जब आप इसको गर्म करोगे, जब क्रिस्टल को लोगे, यानी कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को लोगे, तो पहले आप देखोगे कि वो हरा कलर का होता है। तो हरा कलर का क्यों होता है, क्योंकि फेरस सल्फेट जो होता है ना, ये जो फेरस सल्फेट होता है, ठीक है, फेरस सल्फेट जो होता है, इसमें 7 जल अणु फंसे होते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, Fe2SO4 7H2O, यानी कि 7 जल अणु फंसे होते हैं। ठीक है, ये हरा कलर का होता है, पहले ये ऐसा होता है, इसका फॉर्मूला हुआ फेरस सल्फेट का। इसका क्रिस्टल हरे कलर का होता है क्योंकि इसमें 7 जल अणु फंसे होते हैं। इसीलिए इसी जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, जो आपको हम पिछले क्लास में बताए हैं अच्छे से, तो वो इसकी वजह से ही इसका कलर जो होता है हरा होता है। जब आप इसको गर्म करोगे, जो आप अभी पिक्चर में देख रहे हो, जब आप इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसका हरा कलर खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हरा कलर खत्म, क्योंकि भैया ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ना, ये आपका जो जल अणु है, ये सबसे पहले उड़ जाएगा, निकल जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा FeSO4। जब आप इसको गर्म करोगे तो ये बनेगा, एक सेकेंड, ये बनेगा आपका FeSO4, ये जल आपका निकल जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। जब आप इसको गर्म करोगे तो ये आपका बन जाएगा FeSO4 अलग हो जाएगा, और ये जो आपका 7 जल अणु है वो इससे निकल जाएगा। मतलब अब क्या हो गया, ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट हो गया, यानी कि निर्जल फेरस सल्फेट हो गया। एनहाइड्रस उसको बोलते हैं, एनहाइड्रस मतलब उसका वाटर मॉलिक्यूल जितना है, उसका पानी जो है वो निकल गया, तो उसको हम बोले एनहाइड्रस। तो ये बन गया एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, यानी कि निर्जल फेरस सल्फेट आपका बन गया। जब पहली बार आप गर्म करोगे तो गर्म करने के दौरान इसका जो ग्रीन कलर है, ये जो हरा कलर है, ये कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा सफेद,
क्योंकि उसका जो पानी का अंश है वो निकल गया। जब आप उसको गर्म किए तो उसका पानी का अंश क्या हुआ, निकल गया। ठीक है, अब देखो, अब जब आप इसको और गर्म करोगे, अब हरा कलर जब निकल गया, वो सफेद बन गया, तो जब आप उसको और गर्म करोगे तो आपको क्या होगा, आपको ब्राउन कलर का, भूरे कलर का धुआं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भूरे कलर का धुआं आपको मिलेगा जब आप उसको और गर्म करोगे, सफेद वाले पार्ट को और गर्म करोगे तो भूरा धुआं आपको मिलेगा। ठीक है, भूरा धुआं जो होता है ना, जब आप उसको ऐसे ऐसे करके गंध लोगे तो वो आपको बहुत ही तीखी बदबूदार गंध होगी। ठीक है, वो ऐसा क्यों, जब आप इसको और हीट किए, यानी कि FeSO4 को जब आप और गर्म किए, मतलब इसके बाद और गर्म किए, तो ये क्या बना, ये बनाएगा Fe2O3। ठीक है, ये बनाएगा फेरिक ऑक्साइड प्लस बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और बनाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये 3 चीज बनाएगा। दिख रहा है इक्वेशन, दिख रहा है इक्वेशन। ठीक है, पहले जब हम गर्म करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, उसका जितना भी पानी का अंश है वो निकल जाएगा, जिसकी वजह से उसका हरा कलर खत्म हो जाएगा और कौन कलर आ जाएगा, सफेद कलर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सफेद कलर, हरा कलर उसका इसी पानी के अंश की वजह से था। जब हम गर्म किए ये निकल गया तो उसका हरा कलर भी निकल गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, किस में बदल गया, सफेद कलर में बदल गया। ठीक है, अब जब हम इस सफेद पाउडर को और गर्म करेंगे तो क्या होगा, धुआं निकलेगा और धुआं यानी कि ये और टूट जाएगा और वो धुआं जो है बड़ी तीखी गंध वाली होगी। तो वो जब टूटेगा, ये फेरस सल्फेट टूटेगा तो किसमें टूटेगा, फेरिक ऑक्साइड में टूटेगा और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड पंजेंट गैस होता है जिसकी गैस बहुत ही तीखी होती है, उसका गंध बहुत ही तेज होता है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, वैसा वाला गंध होता है। ठीक है, तो आप समझ में आया, अधिक गर्म करने पर फेरस सल्फेट टूटकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, पहला था फेरस सल्फेट क्रिस्टल में जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो उसमें पानी का अंश मौजूद है, वो निकल जाएगा, जिसकी वजह से उसका हरा रंग जो है खो जाएगा और वो क्या बनेगा, व्हाइट पाउडर। उसको फिर से गर्म करेंगे तो वो, अब उसको और अधिक गर्म करेंगे तो वो फेरस सल्फेट टूट जाएगा, यानी कि वो और अपघटन हो जाएगा, किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, तो इसका और भी ये टूट करके क्या बना, ये 3 चीज बना और ये गंध बहुत ही क्या होता है, तीखी होती है। ठीक है, जब हम और उष्मा दिए जो कि सॉलिड फॉर्म में है, तो फेरिक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में बना। ठीक है, यह एक ही यौगिक फेरस सल्फेट टूटकर 3 अलग अलग पदार्थों में बदल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यह वियोजन अभिक्रिया क्यों है, अगर कोई पूछे कि यह वियोजन अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक ही यौगिक टूटकर 3 अलग अलग पदार्थों में बदल रहा है, इसीलिए यह वियोजन अभिघटन यानी कि अभिक्रिया का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पे एक ही यौगिक क्या हो रहा है, टूट रहा है, जब हम उसमें उष्मा दे रहे हैं तो वो 3 पार्ट में अलग अलग सरल पदार्थ में टूट जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोले, ये अपघटन अभिक्रिया यानी कि वियोजन अभिक्रिया है। ठीक, अब इसमें देखो, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड ठोस होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये जो बना टूट करके, ये फेरिक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में यानी कि ठोस फॉर्म में होगा और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के फॉर्म में है। यह अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में होती है, अतः इसे ऊष्मिक अभिकरण यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। ठीक है, ऊष्मी अपघटन यानी कि हम बोले थे ना आपको, अपघटन जो होता है 3 प्रकार का होता है। अगर हम ऊष्मा दे करके करेंगे किसी का अपघटन तो उसको हम ऊष्मी अपघटन बोलेंगे, तो ये वही वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम ऊष्मा दे रहे हैं जिसकी वजह से वो सिंपल सरल पदार्थ में टूट रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम ऊष्मी अपघटन बोलेंगे, ऊष्मी अपघटन बोलेंगे, यानी कि ये ऊष्मी अपघटन का बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, समझ में आया कि क्या हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। आपको लैब में लेना है क्रियाकलाप, जब आप करोगे तो आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेना है।
जब आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल लो तो उसके कलर को, उसके रंग को ध्यान से देख लेना, जो कि हरे कलर का होता है। और वो हरे कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसमें 7 जल अणु फंसे होते हैं, 7 जल अणु फंसे होते हैं। जब हम इसको गर्म करेंगे, धीमे ताप में जब हम गर्म करेंगे तो सबसे पहले उसका वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि वो जल वाला जो पोर्शन है वो निकल जाएगा, जिसकी वजह से इसका हरा कलर डिसअपियर यानी कि खत्म हो जाएगा और ये कैसा दिखने लगेगा? सफेद कलर का दिखने लगेगा। जब हम इसको वापस और गर्म करेंगे और ज्यादा ताप देंगे तो क्या होगा? आपको भूरे कलर का धुआं दिखेगा। वो क्यों होगा? वो क्या होगा? वो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस होगा, यानी कि जब हम उसमें और अत्यधिक ऊष्मा दिए तो वो फेरस ऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाया, जो कि बहुत ही, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही तीखी गंध वाली गैस होती है, जो आपको सूंघने से पता चल जाएगा। और जब भी ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो टेस्ट ट्यूब जो होता है, परख नली का, वो मुंह अपने फेस से दूर रखना, ताकि वो आपको डायरेक्ट नाक में ना आए, आपके फेस पे कोई हार्म ना पहुंचाए, ठीक है। तो ये, और ये किस तरह का अपघटन है? ये ऊष्मिक अपघटन है। क्यों? क्योंकि हम इसको तोड़ने के लिए ऊष्मा का इस्तेमाल किए, इसीलिए ऊष्मा देने के बाद ये सिंपल यानी कि सरल पदार्थ में टूट गया, इसीलिए इसको हम बोले ऊष्मिक अपघटन, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे थे पिछले क्लास में, उसका उत्तर, पहला क्वेश्चन था फेरस सल्फेट को गर्म करने पर सबसे पहले क्या होता है? जब आप फेरस सल्फेट को गर्म करते हो तो सबसे पहले क्या होता है? वो ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है और सबसे पहले क्या होता है? उसका वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है, यानी कि उसका हरा कलर सफेद हो जाता है। सबसे पहले तो यही होता है ना, उसका वाटर मॉलिक्यूल निकला, हरा कलर सफेद हो गया, यानी कि गैस निकलती है? नहीं भाई, हरा रंग, हरा यानी कि रंग हरा से सफेद हो जाता है, बिल्कुल। भूरा ठोस बनता है? नहीं। दहन होता है? नहीं। यानी कि जब आप इसको FeSO4 7H2O को जब गर्म करते हो तब सबसे पहले क्या होता है? FeSO4 प्लस ये वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल जाता है, जिसकी वजह से इसका हरा रंग, जो इसी वाटर, इसी जल के अणु की वजह से उसका कलर यानी कि फेरस सल्फेट का कलर हरा क्रिस्टल जैसा दिखता है। जब ये गर्म करने पे वो वाटर, उसका पानी उसका निकल गया तो वो हरा क्रिस्टल भी खत्म हो जाता है और वो कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है, ठीक है। पहला उत्तर सही, ठीक है। दूसरा है फेरस सल्फेट में ऊष्मिक अपघटन की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, जो ऑलरेडी हम दे चुके हैं। क्या है भैया? फेरस सल्फेट सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। जब हम इसको ऊष्मा देंगे तो ये क्या बनाएगा? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये संतुलित समीकरण लिखना है, तो भैया देख लो ये सारे संतुलित हैं, ठीक है। देखो, देख लो, ये देखो आयरन है, आयरन कितना है? 2 है। इस साइड भी देख लो 2 ही है। ऑक्सीजन इतना, या सल्फर देखो कितना है? 2 है। बताए थे आपको समीकरण कैसे संतुलित करना है, तो अभी इतना डिटेल्स में नहीं बताएंगे। अगर आपको देखना है तो प्रीवियस क्लास वाले पुराने मतलब पिछले कक्षा वाले वीडियो आप देख लेना, जहाँ पे हम आपको संतुलन करना बताए थे कि कैसे हम संतुलित करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे शॉर्टकट में देखो, आयरन देखो 2 है भैया, इस साइड भी 2 ही है और कहीं आपको नहीं दिख रहा है। सल्फर देखो 2 है, तो इस साइड भी सल्फर आपको 2 ही मिलेगा, एक ये 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि 8 ऑक्सीजन है, तो इधर देख लो 8 होना चाहिए। 3 इसके पास, 2 इसके पास, 3 इसके पास, 3 3 6 7 8, ठीक है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण आपके पास उपलब्ध है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये टॉपिक आपको क्लियर होना ही चाहिए। मैंने आपको एक बार नहीं 2 बार अच्छे से समझाया, इसलिए अब आपको अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हमारे वीडियो को पॉज करना और फिर से ध्यान से इसको देखना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, क्लियर है ये वाला? क्या हो गया? ठीक है, अब चलते हैं यानी कि ऊष्मिक वियोजन का और एक उदाहरण देखते हैं। अभी पिछला देखें कि आप कैसे हरा क्रिस्टल को गर्म किए तो सफेद हो गया, सफेद से फिर गर्म किए तो वो भूरा हो गया, और
मतलब उसको टूटने के बाद वो सरल पदार्थ में टूटा, यानी कि फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 तरह का चीज सरल पदार्थ में, मतलब एक जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूटा और ये जो गैस निकला वो बहुत ही तीखी गंध वाली गैस निकली। और ये टूटने में क्या हुआ, ऊष्मा लगा, इसीलिए उसको हम ऊष्मिक वियोजन बोले। तो अब ये ऊष्मिक वियोजन का दूसरा एग्जाम्पल, जब कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को आप बोलो ठोस चूना, चूना का पत्थर समझ लो, जो आपस में बहुत ही कस के जुड़े रहते हैं, अंदर से बहुत ही ठोस होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, उसका बहुत ही मजबूत बंध होता है, कस के बंधे रहते हैं, ठीक है। जब हम उसमें अत्यधिक ऊष्मा देंगे, जब हम उसमें ऊष्मा देंगे तो वो क्या होगा, वो एक ही पदार्थ 2 सरल पदार्थ में टूट जाएगा, यानी कि वो सरल पदार्थ में टूट जाएगी, यानी कि वियोजन अभिक्रिया या प्रक्रिया वियोजन अभिक्रिया का स्पष्ट उदाहरण है। अब देख लो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोले ठोस चूना पत्थर, ठीक है, जो आपस में बहुत ही कस के पकड़े रहते हैं, जब हम ऊष्मा दिए उसमें, ठीक है, जब हम ऊष्मा दिए तो सरल पदार्थ में टूटा, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में जो एक ठोस पदार्थ है, और कार्बन डाइऑक्साइड में जो एक गैस है, इसमें टूटकर बना। तो अभिक्रिया में शामिल पदार्थों की भूमिका क्या हुई, कैल्शियम कार्बोनेट एक सफेद ठोस पदार्थ है जो आपको बताया, यानी कि चूना पत्थर है, जिसको हम ये क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं, जो कि चौक, संगमरमर या सीपों में पाया जाता है। आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट जो कहाँ पाया जाता है, चौक, संगमरमर, चौक जो लिखते हैं ना, संगमरमर और सीपों में ये सब चीज में पाया जाता है, ठीक है। अब दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, जो टूटने के बाद बना, जब हम ऊष्मा दिए तो वो टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बुझा हुआ चूना नहीं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है। यह एक मजबूत क्षार है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, मजबूत क्षार है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, एक तरह का गैस है, अभिक्रिया के दौरान ये बाहर निकलती, जो अभिक्रिया हुई वो उसके दौरान ये गैस बाहर निकलती है। अब ये अभिक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है भैया, ये अभिक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी एक ऊष्मिक वियोजन अभिक्रिया है, जो कि पूछता है, जो कि प्रीवियसली हम पढ़े फेरस सल्फेट के बारे में, वो भी एक ऊष्मिक वियोजन अभिक्रिया थी, ये भी एक तरह का ऊष्मिक वियोजन अभिक्रिया है, इसीलिए ये अभिक्रिया महत्वपूर्ण है। इसमें भी ऊष्मा दी जाती है, ये ऊष्मा छोड़ता नहीं, ऊष्मा दी जाती है, यानी कि वो चूने के पत्थर को तोड़ने के लिए हम ऊर्जा देते हैं, ऊष्मा देते हैं, इसीलिए इसमें ऊष्मा दी जाती है, ताकि एक यौगिक टूटकर 2 सरल पदार्थों में टूट सके, यानी कि यहाँ पे एक यौगिक टूटकर 2 सरल पदार्थों में बदल सके, इसीलिए हम ऊष्मा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में ऊर्जा का उपयोग होता है, ना कि ऊर्जा का उत्सर्जन। इस तरह के अभिक्रियाओं में क्या होता है, ऊर्जा का उपयोग होता है। अभी 2 तरह का वियोजन अभिक्रिया हम देखें, जिसमें ऊर्जा को देते हैं, यानी कि ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसको सरल पदार्थ में तोड़ने के लिए, यानी कि एक जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ने के लिए हम ऊर्जा को देते हैं। तो इस तरह का ये अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं इस तरह की अभिक्रिया को, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो 2 तरह का आपको ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बताए, एक फेरस सल्फेट वाला जो कि बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, उससे क्वेश्चन पूछता ही है, और दूसरा है ये चूना पत्थर वाला, ठीक है। याद है, इतनी बार रिपीट करते हैं कि आपको क्लास के दौरान ही याद हो जाना चाहिए, एक ही चीज को इतनी बार बताते हैं, ठीक है। आगे चले, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये आपके बुक का क्रियाकलाप 1.6 है, और ये भी अपघटन अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। 2 ऑलरेडी आपको दे चुके, जो कि ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण था, ये भी एक तरह से ऊष्मीय अपघटन का ही उदाहरण है, जो आपके बुक में क्रियाकलाप 1.6 में है, जिसका नाम है नाइट्रेट का अपघटन। यानी कि इसमें आपको भूरे रंग का धुआं देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कुछ तो अभिक्रिया हुई है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो आपको पता है कि अपघटन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, ये वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक कोई भी कॉम्प्लेक्स, यानी कि कोई भी पदार्थ जो सिंगल पदार्थ होते हैं वो टूट करके सरल पदार्थ में बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि वो जटिल पदार्थ जो होते हैं वो टूटते हैं सरल पदार्थ में, ठीक है। और ये 3 तरह से किया जाता है, पहला प्रकाश से, दूसरा ऊष्मीय यानी कि ऊर्जा हीट दे करके, ऊष्मा दे करके, और तीसरा
विद्युत दे करके। तो अभी हम लोग ऊष्मा वाला पढ़ रहे हैं, जो ऊष्मा दे करके होता है अपघटन, उसको हम बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं का उदाहरण देख रहे हैं, जो ऑलरेडी 2 देख चुके हैं, ये तीसरा है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये जो हम लोग क्रियाकलाप करेंगे, इसमें आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी जिससे आप ये क्रियाकलाप करना शुरू करोगे। तो उसमें आपको एक नली चाहिए, सूक्ष्म कांच की क्वैथ नली इसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग ट्यूब, ये चाहिए। दूसरा, आपको लगभग 2 ग्राम लेड नाइट्रेट चाहिए। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, ये चाहिए आपको, कितना, 2 ग्राम चाहिए। ठीक है, चिमटा चाहिए जिससे आप नली को पकड़ोगे, क्योंकि हाथ से तो पकड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी जो एक्सपेरिमेंट होता है, यानी कि कोई भी जो क्रियाकलाप होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है भाई। केमिकल से नहीं खेलने का, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया खेलने की चीज नहीं होती, इसीलिए आपको अपनी सुरक्षा पहले देखनी चाहिए। ठीक है, फिर सुरक्षा चश्मा, ताकि आपके आंख को कोई नुकसान ना पड़े। चिमटा, ताकि आपके हाथ जले ना, कुछ भी ऐसा दुर्घटना ना हो। ये आपकी जितनी भी आवश्यक सामग्री है, ये आपके सेफ्टी के लिए होती है। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब इसमें आपको क्या करना है, इस नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेना है। 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेना है, ले लिया। ठीक है, अब जब लेड नाइट्रेट किस कलर का होता है, सफेद पाउडर टाइप का होता है, सफेद कलर का होता है। ठीक है, तो आप पहले कलर भी देख लेना, जो रंग होता है उसका देख लेना, ताकि जो भी परिवर्तन हो वो आप ध्यान दे सको, समझ सको कि अच्छा ऐसा किए तो ये परिवर्तन हुआ। ठीक है, फिर चिमटे की नली पकड़कर बर्नर की ज्वाला पर धीरे धीरे गर्म करना है। अब आप जब इस नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट डाल दिए सॉलिड फॉर्म में, अब इसको क्या करना है, सॉलिड फॉर्म में मतलब ठोस फॉर्म में आप इसमें डाल दिए। अब इसको बर्नर के आगे बर्नर जलाओ और उसमें धीमे आंच में आपको गर्म करना है। ठीक है, और चिमटे से गर्म करना, हाथ नहीं। और ये नली की जो मुंह होती है ना, वो अपने मुंह से अलग रखना है, डिस्टेंस पे रखना, दूसरे डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, तो जब आप इसको धीरे धीरे गर्म करोगे, तो गर्म करने समय आप ध्यान पूर्वक देखना कि आपको परिवर्तन दिखेगा। क्या परिवर्तन दिखेगा, तो आपको ये भूरा कलर का धुआं देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तो भूरा कलर का धुआं देखने को मिलेगा, दूसरा क्या होगा, ये नीचे जो है ना पीला कलर का आपको ठोस पदार्थ जमा हुआ दिखने लगेगा, जब आप इसको धीरे धीरे गर्म करोगे। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें अभिक्रियाएं हुई। किस तरह की अभिक्रियाएं हुई, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं हुई। क्योंकि एक चीज हम लिए थे, सिर्फ 2 ग्राम लेड नाइट्रेट, जब हम उसमें ऊष्मा दिए, यानी कि हीट दिए, उसको गर्म किए धीरे धीरे, तब ये अभिक्रिया होना शुरू हुई धीरे धीरे, और आपको रंग में परिवर्तन दिखा, और साथ में क्या दिखा, धुआं दिखा, जो कि भूरे कलर का धुआं आपको देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली में क्या हुआ, एक तो भूरे कलर का धुआं निकला, जो एक्चुअली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकली, उसको वो भूरे कलर का होता है। और एक चीज, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही जहरीली गैस होती है। ये वही गैस है जो आपके फैक्ट्री से निकलती है, आपके बाइक से निकलती है और पॉल्यूशन क्रिएट करती है। इसीलिए ये गैस खतरनाक है। कभी भी आप जब ये एक्सपेरिमेंट करो तो इस नली की अपने मुंह के साइड मत रखना, क्योंकि ये जो जहरीली गैस निकलती है ना, ये बहुत हानिकारक होती है। ठीक है, तो इसको हमेशा अपने फेस के दूसरे साइड में रखना है, ठीक, ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये जो गैस निकली ब्राउन कलर की, भूरे कलर की, वो कौन गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो बहुत ही जहरीली होती है। और दूसरा जो निकला आपका, क्या निकला, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड चूंकि वो ठोस फॉर्म में रहा, ठोस बन के रहा, इसीलिए वो इसी नली में रह गया, नीचे जमा हुआ पीला कलर का। ठीक है, वो आपको पीला कलर का देखने को मिलेगा। ठीक है, यह स्पष्ट संकेत है कि यौगिक टूटकर कई पदार्थ बना रहा है। जो एक यौगिक आप लिए, नाइट्रोजन, ये लेड नाइट्रेट आप 2 ग्राम लिए, वो एक ही यौगिक है और वो टूटकर बहुत सारे यौगिक बना रहा है। ठीक है, टूटकर सिंपल सरल पदार्थ बना रहा है। वो एक जटिल यौगिक है जो टूटा, जब हम कैसे टूटा, जब हम उसमें ऊर्जा दिए, यानी कि जब हम उसमें ऊष्मा दिए तब टूटा, ऐसे नहीं टूटा। अगर आप उसमें ऊष्मा नहीं दोगे तो वो टूटेगा ही नहीं, वैसे ही रह जाएगा।
तो ऊर्जा यानी कि ऊष्मा देने के बाद ही वो टूटा, यानी कि कॉम्प्लेक्स यानी कि जो जटिल पदार्थ है वो टूट कर सरल पदार्थ में बना। एक जटिल पदार्थ टूटा और कितने तरह के सरल पदार्थ, 3 तरह का सरल पदार्थ बना। ठीक है, तो अब ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया, समझ में आया। अब इसका समीकरण देख लो। लेड नाइट्रेट का क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। भाई फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखना आपको जरूरी है, बिना फॉर्मूला के आप लिखोगे कैसे, तो ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। सबके सिंबल्स रखो याद, सबके जो भी सांकेतिक फॉर्म है वो याद रखो और फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, उतना कोई कठिन वाला कार्य नहीं है। लेड नाइट्रेट एक यौगिक, जब हम इसमें ताप दिए, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ठोस फॉर्म में है, जब हम इसमें ताप दिए तो क्या बना, 3 सरल पदार्थ में टूट गया। जो पहला सरल पदार्थ क्या है, लेड ऑक्साइड, जो कि ठोस होने की वजह से नली में ही रह गई। दूसरा क्या निकला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि गैस होने की वजह से वो बाहर निकल गई। कैसा, वो गैस आपको दिखा, क्यों, क्योंकि वो भूरे कलर का था, भूरे कलर का है इसीलिए ये गैस आपको दिख पाया। और ये कौन सा गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत ही जहरीली होती है, जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करती है, जो आपके एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करती है। और कहाँ से ये निकलती है, बाइक से निकलती है, जितने भी व्हीकल्स है उससे निकलेगी, चिमनी फैक्ट्री से निकलेगी, ये सब जहरीली गैस होती है। ठीक है, और तीसरा निकला ऑक्सीजन गैस। भाई ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, इसीलिए आपको दिखा नहीं। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कलर कंटेन करता है, कलर वाला होता है, ब्राउन भूरे कलर का होता है, इसलिए वो आपको निकलता हुआ दिखा। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो रंगहीन होता है, इसीलिए आप इसे नहीं देख पाए। ठीक है, तो एक जटिल पदार्थ 3 सरल पदार्थ में टूट गया। और कैसे टूटा, जब हम उसमें ताप दिए। तो इसीलिए ये किस तरह का रासायनिक अभिक्रिया है, ये ऊष्मीय अपघटन रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि तापीय अपघटन, जिसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन होता है बोलते हैं, इंग्लिश में थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, हिंदी में तापीय अपघटन अभिक्रिया या फिर ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा की जरूरत होती है, वो बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो पहले जल योजन जल आदि जो उपस्थित होगा वो निकलेगा, उस फिर यौगिक टूटकर ठोस और गैस बनता है, जो आपको अभी हम बताएं। PbO ठोस होने के कारण नली में रह जाता है, जबकि NO2 और O2 बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो गैस के फॉर्म में रहता है, इसीलिए। तो क्लियर है, ये आपको क्रियाकलाप अच्छे से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलें दूसरे टॉपिक पे। तो अब चलते हैं दूसरा क्रियाकलाप पे, जो आपकी किताब में है 1.7, जल का अपघटन। अभी तक आप देखें अपघटन किस प्रकार का, ऊष्मीय अभिघटन। अब हम विद्युत से जो अपघटन होता है उसका उदाहरण देखते हैं, वो भी इस क्रियाकलाप से। तो इसमें क्या होता है, जब विद्युत की धारा हम जल में प्रवाहित करते हैं तो ये जो जल होता है वो टूट जाता है, 2 पार्ट में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यानी कि विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार जल का विद्युत अपघटन हम करते हैं, तो इसको हम विद्युत अपघटन कहते हैं। तो ये कैसे होता है, तो इसको आप देखने के लिए, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, एक जग ले लेना है, मग ले लेना है, जो घर में मग होता है ना वो ले लेना है, उसमें 2 छेद कर दीजिए। ठीक है, प्लास्टिक मग ले ले और उसके निचले भाग में 2 छोटे छोटे छेद कर देना, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और इन छोटे छेदों में रबर स्टॉपर लगा देना है, ताकि लगाकर कार्बन इलेक्ट्रोड, यानी कि इस छेदों में रबर स्टॉपर लगाकर कार्बन इलेक्ट्रोड फिट करें। आपको जो ये 2 छोटे छोटे छेद किए, इसमें कार्बन इलेक्ट्रोड लगा देना है ऐसे, और इसमें रबर स्टॉपर लगा करके उसको बंद कर देना है। ठीक है, अब विद्युत परिपथ बनाए, कैसे बनाएंगे, इसमें कार्बन इलेक्ट्रोड को, ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड आप लगाए, इसमें 6 वोल्ट की बैटरी तार के द्वारा जोड़ दो। अब 6 वोल्ट की बैटरी क्यों, क्योंकि ये मतलब क्रियाकलाप करने के लिए 6 वोल्ट की बैटरी आपके लिए सफिशिएंट है, तो इसीलिए उतना ही वोल्ट की बैटरी आपको लगानी है। और ये जो आप इलेक्ट्रोड लगाए इसमें इसको तार से जोड़ देना है। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो अब आपका एक सरल विद्युत परिपथ बन गया, यानी कि अब आपका ये एक सर्किट बन गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्किट और हिंदी में बोलते हैं विद्युत परिपथ, वो आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ऐसा हो गया, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये रॉड जो लगा है इसमें इतना मात्रा में पानी भरेंगे कि ये आपका रॉड आधा डूबे,
मग में इतना स्वच्छ जल डालें कि इलेक्ट्रोड पूरी तरह से डूब जाए, यानी कि पूरी तरह से डूब जाए मतलब थोड़ा सा बाहर ही रहे, पूरी तरह से नहीं डूबा, ये इलेक्ट्रोड आपका पूरी तरह से डूब जाना चाहिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड, सॉरी ये तो नली है आपकी, ये इलेक्ट्रोड पानी में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए, उतना जल आपको डालना है, ठीक है। अब देखो, जल डालने से सिर्फ आपका विद्युत नहीं जाएगा, जब आप उसमें करंट मतलब विद्युत पास करोगे तो वो सिर्फ जल डालने से आपका पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जल एक अच्छी चालक नहीं करती है, नहीं कंटेन करती है, उसमें आयंस नहीं होता। तो अब विद्युत पास करने के लिए, विद्युत एक जगह से दूसरे जगह पास करने के लिए आयंस की जरूरत होती है, और वो हम कहाँ से लाएंगे? जब तक हम जल में थोड़ा सा एकदम बहुत ही कम मात्रा में क्या डालेंगे? पतला सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। ये सल्फ्यूरिक अम्ल डालने से जल में चालक अब विद्युत मतलब ट्रांसफर होगा, चलेगा, ठीक है। इससे जल की विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। मतलब आप जब जैसे डालोगे ये थोड़ा सा पतला सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इस जल की विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। अगर ये नहीं डाले तो जल जो है उसमें विद्युत चालकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती? किसमें? क्योंकि जल में आयंस नहीं होते, तो वो आयंस लाने के लिए आपको थोड़ा सा पतला सल्फ्यूरिक अम्ल डालना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करें? गैसों को अब जब आप ये बैटरी मतलब आप अपना ये सर्किट ऑन करोगे, जो आप बैटरी से कनेक्ट किए हो, वायर से जोड़े हो, अब इसमें विद्युत जब आप दोगे तो अब वो विद्युत से क्या होगा? जैसे ही आप विद्युत दोगे तो उससे क्या होगा कि जो आपका पानी जो है, जल है, वो टूट जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, सरल चीज में टूट जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसका अलग अलग हो जाएगा। यानी कि ऐसा जब आप जल में विद्युत डाले तो ये क्या होगा? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ठीक है। अब जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ठीक है, जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा तो क्या होगा? अब जब हम विद्युत डाले तो ये दो सरल गैसों में बदल गया, यानी कि टूट गया। तो हम इसको ये क्या कहलाया? कि ये क्या कहलाया? ऊष्मी नहीं, जल का अपघटन कहलाया। मतलब इसको हम बोले विद्युत अपघटन। ये किस तरह का अपघटन हुआ? ये विद्युत अपघटन हुआ। तो इसमें क्या हुआ? यह एक अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन। और ये इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जब ये विद्युत अपघटन होगा तो ये जो दो टेस्ट ट्यूब आप लिए हो, ये जो दो नली लिए हो, ये बताना भूल गए, सॉरी, नली भी आपको लेना है और ये दोनों रॉड में डालना है, और नली में गैस फंसाना हो, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि जब आप विद्युत पास कराओगे तो जल टूटेगा, दो सरल गैस में टूटेगा, और वो गैस कहाँ आपका जमा होगा? इस नली में जमा होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये जो नली में जमा होगा तो क्या गैस इक्वल अमाउंट में, बराबर मात्रा में जमा होगा? नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दुगना जमा होगा, ठीक है। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से दुगना जमा होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वाटर में जो है, जल में है, हाइड्रोजन का दो परमाणु होता है और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है। इसीलिए जब ये टूटेगा तो एक नली में दुगना मात्रा में हाइड्रोजन जमा होगा, जबकि एक ऑक्सीजन एक ही मात्रा में जमा होगा, ठीक है। इसीलिए ये 2:1 के रेशियो में जमा होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। अब समझ में आया? तो इसको हम विद्युत अपघटन क्यों बोले? क्योंकि हम इसमें विद्युत का इस्तेमाल किए जल को तोड़ने के लिए, तो इसीलिए हम इसको क्या बोले? विद्युत अपघटन। कि विद्युत डाले, विद्युत उसमें प्रवाहित किए, तो क्या हुआ? जल वो टूट गया, सिंपल पदार्थ में टूट गया, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। और किस मात्रा में टूटा? एक मात्रा में नहीं टूटा, हाइड्रोजन डबल मात्रा में टूटा और ऑक्सीजन सिंगल मात्रा में, यानी कि क्योंकि उसका रेशियो 2:1 होता है। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन का दो परमाणु रहेगा और ऑक्सीजन का एक परमाणु रहेगा, तो उसी तरह से वो टेस्ट ट्यूब में आपका नली में जमा होगा, ठीक है। ये उत्तर हुआ। तो क्या हुआ? जल एक यौगिक है जो विद्युत ऊर्जा देने पर टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। बिल्कुल सही। हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से दोगुनी होती है। क्यों? क्योंकि वाटर में जो है, वो जल में जो है, हाइड्रोजन का जो जल का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो H2O होता है। तो उसमें हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम में रहती है, दो अणु होते हैं उसके परमाणु, और ऑक्सीजन के एक परमाणु होते हैं। इसीलिए यह प्रयोग यह सिद्ध करता है कि ऊर्जा की सहायता से एक यौगिक को उसके सरल घटकों में तोड़ा जा सकता है।
ठीक है। ये प्रयोग आपको सिद्ध करती है कि ऊर्जा की सहायता से यौगिक को हम सरल घटकों में तोड़ सकते हैं। और ये किस तरह की ऊर्जा को यूज किए हम? विद्युत ऊर्जा को। ठीक है, तो दो तरह का आप देख लिए, पहला ऊष्मीय अपघटन ऊर्जा वाला और दूसरा है विद्युत वाला, विद्युत से जो हम लोग अपघटन कराएं। ठीक है, अच्छा आज का क्लास इतना ही था। अब जो हम आपको पिछले क्लास में जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर है, ठीक है, उसका ये आंसर है, जो पहले क्लास से ही ये क्वेश्चन चल रहा है, तो इसका आंसर आपको अभी मिला क्योंकि आज ही क्लास में आपको हम डिस्क्राइब किए। तो क्वेश्चन था अपघटन अभिक्रिया शब्द की परिभाषा लिखिए, मतलब आपको इस शब्द की परिभाषा लिखनी है। ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की सहायता से होने वाली एक एक अपघटन अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, यानी कि विद्युत से या फिर ऊष्मा से या फिर प्रकाश से होने वाली एक एक जो भी आपको अभी हम बताए उसका एक एक समीकरण लिखना है, जिसमें हम ऊष्मा वाला बता चुके हैं और विद्युत वाला बता चुके हैं, प्रकाश वाला रह गया है, कोई बात नहीं, हम आपको इस क्वेश्चन में बता देते हैं और अगले क्लास में उसको विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण क्या, ये परिभाषा क्या है? अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में बदल जाते हैं। और ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी भी प्रकार की ऊर्जा डालनी पड़ती है। यह अभिक्रिया प्रायः ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की सहायता से होती है। मतलब हमको तोड़ने के लिए यौगिक को किसी न किसी तरह की ऊर्जा देनी होती है। वो किस तरह की ऊर्जा होती है? या तो ऊष्मा, या तो प्रकाश, या तो विद्युत ही। ठीक है, अब ऊष्मा द्वारा होने वाली, अब आपको बोला कि एक एक का उदाहरण देना है, तो सबसे पहले ऊष्मा द्वारा होने वाली अपघटन जो हम तीन तरह का आपको बताए, जिसको हम बोलते हैं थर्मल, इंग्लिश में थर्मल डिकम्पोजिशन और हिंदी में अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले जब किसी यौगिक को गर्म करने पर वह टूट जाता है, जब किसी यौगिक को गर्म करने पर वह टूट जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम इसमें ऊष्मा देंगे, हीट देंगे, यानी कि ताप देंगे, तब ये टूटेगा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये किस तरह के हुआ? ऊष्मा अपघटन का एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें हम हीट दिए, ताप दिए, ऊष्मा दिए। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रकाश से होने वाली अपघटन, जो प्रकाश से टूटता है। तो ये आपको हम बताए नहीं है, ये अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे बस समझ लो, यहाँ पे वो यह वैसी यौगिक अभिक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश के पड़ने पर वो टूट जाती है सरल पदार्थ में। तो एग्जाम्पल क्या हुआ? उदाहरण पे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड जब आप लोगे, ठीक है, ऐसे रखोगे, उसमें कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जब आप सूर्य के प्रकाश में आप उसको रखोगे सिल्वर क्लोराइड को, तो वो क्या होगा? वो जटिल पदार्थ टूट जाएगा सरल पदार्थ में, सिल्वर और क्लोरीन गैस में। ठीक है, तो ये हुआ कैसा? क्योंकि ये हम प्रकाश के द्वारा तोड़ रहे हैं यौगिक को, तो इसीलिए क्या हुआ? प्रकाश द्वारा होने वाली अपघटन अभिक्रिया, यानी कि प्रकाश वाला अपघटन वाला अभिक्रिया हुआ। ठीक है, तीसरा है विद्युत द्वारा होने वाली अपघटन। ये तो अभी जस्ट बताया आपको कि जब हम ऐसे मग लेकर के उसमें छेद करके छोटा सा उसमें रबर स्टॉपर डालो और फिर रॉड डालो, फिर उसको उसमें रबर स्टॉपर से उस छेद को बंद कर दो, फिर उसमें उतना पानी डालो जाके आपका ये इलेक्ट्रोड जो है पानी में डूब जाए। उसके बाद उसमें नली डालो, 2 नली आप ऐसे डालो ताकि उसमें गैस ना फंसा रहे। ठीक है, जब अब उसमें बैटरी लगा दो, 6 वोल्ट का बैटरी, 6 वोल्ट का बैटरी इसलिए क्योंकि इतना सफिशियंट है आपके एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। फिर उसको वायर से जोड़ दो और जब आप उसमें विद्युत डालोगे, हाँ, और पानी में थोड़ा सा अल्म डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड या कोई और HCl जो भी आपके पास हो, वो थोड़ा 2-3 ड्रॉप ही डालो, उससे पानी की चालकता बढ़ जाएगी। क्योंकि पानी में विद्युत नहीं जा सकता क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते, इसीलिए हम ऊपर से उसमें सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं ताकि उस पानी की चालकता बढ़ जाए। तब उसमें इलेक्ट्रिक जब आप पास कराओगे तो क्या होगा? पानी टूट जाएगा और पानी में जो अलग अलग परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो अपने अपने ट्यूब में जाकर के जमा हो जाएगा। लेकिन दोनों बराबर मात्रा में जमा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पानी का जो फॉर्मूला सूत्र होता है वो होता है H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु। इसीलिए जब विद्युत पास होगा तो दोनों अलग अलग मात्रा में जमा होगी। हाइड्रोजन 2 मात्रा में जमा होगा और ऑक्सीजन 1 मात्रा में, 1 परमाणु के मात्रा में जमा होगा। ठीक है, क्लियर है? और इसका ये हुआ जब हम विद्युत पास कराए।
H2O टूटा H2 में और O2 में। ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन था आपका, अपघटन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत क्यों कहा जाता है? ये अब आपका अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछता भी है, पिछला क्वेश्चन भी पूछता है, इसीलिए जो भी क्वेश्चन आपको देते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होता है और वो आपके परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन होता है, तो इसीलिए उसको कम से कम ध्यान से देखना, समझना और अपने दिमाग में फिट करना है, क्योंकि इतनी बार रिपीट करते हैं कि आपको क्लास के दौरान ही ये चीजें याद हो जानी चाहिए। तो अब देखो, अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है भाई, बताओ क्या होता है? एक जटिल यौगिक टूटकर सरल पदार्थ में कन्वर्ट होता है। और संयोजन में क्या होता था? संयोजन में एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई एक पदार्थ बनाते थे। तो जस्ट उसका उल्टा हुआ ना, बिल्कुल उल्टा हुआ। इसमें एक यौगिक टूटता है और दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में बदल जाता है। और संयोजन में क्या होता है? दो या दो से अधिक सरल पदार्थ मिलते हैं और एक यौगिक बनाते हैं। तो उल्टा हुआ है ना, इसीलिए संयोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। तो अब इसका एक दो एग्जांपल देख लो। एक एग्जांपल इसका अपघटन अभिक्रिया का जो अभी जस्ट ऊपर पढ़े कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये जटिल पदार्थ टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल। और एक इसका संयोजन अभिक्रिया का कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में पानी से रिएक्ट कराएंगे, पानी से जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। दो सरल मतलब दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बनाए और वो अपघटन में एक पदार्थ टूट करके दो सरल पदार्थ बनाए। इसीलिए अपघटन अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होता है। तो आज का क्लास इतना ही था, आपको पिछले क्लास का आंसर भी बता दिए। अब आज के क्लास के आधार पे आपके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी तुरंत हम बताए। एक छात्र ने प्लास्टिक के मग में जल भरकर उसमें कुछ बूंदे पतले सल्फ्यूरिक अम्ल की मिलाई। ठीक है, 2 कार्बन इलेक्ट्रोड लगाए, 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया। कुछ समय बाद दोनों इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले दिखाई दिए। ठीक है, इस प्रयोग में अम्ल कौन मिलाया गया, क्यों मिलाया गया, ये आपको बता रहा है। ठीक है, कैथोड पर कौन सी गैस एकत्र होगी ये बताना है, एनोड पर कौन सी गैस एकत्र होगी ये बताना है, दोनों गैसों का आयतन अनुपात क्या होगा ये बताना है, और यह अभिक्रिया किस प्रकार की है ये बताना है। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम आपको विस्तार से बता चुके हैं। आप अब इसको अपने से लिखने की कोशिश करना, और फिर नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम आपका इस क्वेश्चन का उत्तर दे देंगे। ठीक है, अब अगले पाठ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो बचे कुछ है अपघटन अभिक्रिया के एक उदाहरण बचे हुए हैं, जो प्रकाश से टूटता है वो पढ़ेंगे, और एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, वो भी पढ़ेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके बेसिस पे अगले क्लास के बेसिस पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, इसको भी आप कोशिश करना अपने से करने का, ताकि आप पहले से कुछ पढ़ के आओ और आपको जब क्लास में बताया जाए तो आपको चीजें क्लियर हो। ठीक है, आप समझ पाओ और क्वेश्चन भी पूछ पाओ। तो अगले क्लास के बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन है कि AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड के अपघटन से कौन सा धातु और कौन सी गैस बनती है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। सिल्वर ब्रोमाइड को अंधेरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। और तीसरा है केस वाला क्वेश्चन, जो होता है केस वाला क्वेश्चन, एक फोटोग्राफी फिल्म पर प्रकाश पड़ने के बाद कुछ समय में काली छवि दिखाई देने लगती है। ठीक है, ऐसा होता है। फोटोग्राफी फिल्म में कौन सा यौगिक उपस्थित होता है ये बताना है। प्रकाश पड़ने पर उस यौगिक में क्या परिवर्तन होता है, बनने वाले ठोस पदार्थ कौन सा है, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, और यह अभिक्रिया फोटोग्राफी में कैसे उपयोगी है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। थैंक यू।